वेलकम बैक। तो देखिए हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं 3D ज्योमेट्री को। ये हम लोगों का सेकंड लेक्चर होगा। इसके पहले हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ये सब देख लिया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो आई होप आपने उसको देखा होगा। उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड जो हमारा बात यहाँ पे आ रहा है वो है क्या? वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, यही हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे लाइन के बारे में भी। अगर आपको दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है या दो लाइन दिया हुआ है और उसके बीच में आपको एंगल निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास में दो लाइन है और इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है? वो है मेरा थीटा। ओके, तो ये कॉस थीटा आप कैसे निकाल सकते हैं जबकि आपको दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मालूम होगा। मान लो इसका मालूम है मेरा L1 M1 और N1, ठीक है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और इस लाइन का मान लेते हैं क्या है? L2 M2 N2, ठीक है। अब ये लाइन है, ये करस्पॉन्डिंगली आपका वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो दो वेक्टर है आपके पास में जिसका डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 रेस्पेक्टिवली, तो ऐसे केस में उनके बीच का जो एंगल है ना वो काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा बीच का एंगल है तो कॉस थीटा क्या होगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है जी। और अगर आप इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ये पूरा रूट अंडर आप निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा? M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर, N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से देखो ये याद रहेगा। जो मेन चीज़ है जिसको आप याद रख सकते हैं काफ़ी इजीली, वो ये फॉर्मूला है जो कि हम लोग अगर एंगल निकालना होगा तो हम इससे काफ़ी जल्दी निकाल लेंगे कॉस थीटा वाले केस से, ठीक है। और साइन थीटा वाले केस से भी हमको फ़ायदा होता है पैरेललिटी में। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये बात आ जाएगी कि अगर मान लो दो वेक्टर या दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो कॉस थीटा है वो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। तो सिंपली जो परपेंडिकुलर का केस है वो ये कि अगर L1, जैसे देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या था? ये था L1 L2 M1 M2 N1 N2, ठीक है। अगर ये जो सम है अगर ये जीरो हो गया, इसका मतलब कॉस थीटा जीरो, तो थीटा क्या होगा? थीटा आपका 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि अगर L1 L2 M1 M2 N1 N2 अगर जीरो हो जाता है तो हम दो वेक्टर को या दो लाइन को क्या बोलेंगे? आपस में बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। परपेंडिकुलर है या इसको हम लोग ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। तो एक ही चीज़ है, ये दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्या था? L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर क्या? आर ऑर्थोगोनल या कह सकते हो परपेंडिकुलर। तो यानी परपेंडिकुलर का केस हमको मिल गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे केस ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कि दो लाइन या दो वेक्टर का परपेंडिकुलर कब होगा? टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर कब होगा? तो जब सिंपली क्या हो जाएगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या हो जाएगा जी? जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको ये मिलता है L1 बाई L2, ठीक है, M1 बाई M2 और N1 बाई N2, अगर ये आपस में बराबर है, ठीक है, तो आप देखोगे ना कि जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ से जो फैक्टर आएगा, जैसे L1 M2 माइनस L2 M1, ये आपका जीरो हो जाएगा। यानी ये फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? ये फैक्टर आपका जीरो मिल जाएगा। इसी तरीके से ये फैक्टर आपका जीरो, ये भी फैक्टर आपका जीरो, ये तीनों फैक्टर आपका जीरो मिल रहा है। दैट मीन्स क्या? कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा जीरो। और अगर साइन थीटा जीरो है तो थीटा क्या हो? थीटा भी जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो होने का मतलब ये है कि दोनों लाइन क्या हो जाएगा? आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो ये कंडीशन ऑफ पैरेलल्सी हो गया कि दो लाइन, ठीक है, दो लाइन जो है आपका टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन जो है आपके वो पैरेलल होंगे कब? जब L1 बाई L2 M1 बाई M2 और N1 बाई N2 ये आपका क्या होगा? ये आपका इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये देखो, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ऐसे भी आप देखिए क्या था, जो मेरा L1 M1 N1 है ये डायरेक्शन कोसाइन है एक लाइन का, और ये दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। तो अगर इन दोनों का डायरेक्शन कोसाइन एक ही हो जाता है तो ये पैरेलल होगा, या दोनों अगर एक ही प्रोपोर्शन में है तब भी ये पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखो एक ही प्रोपोर्शन में है तो डेफिनेटली इस केस में क्या होगा? दोनों पैरेलल होगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, दो वेक्टर हो या दो लाइन हो जिसका डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है? मान लो L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो उसके बीच का एंगल निकालने का सिंपल फॉर्मूला ये कॉस थीटा वाला हो गया, ठीक है। कॉस थीटा से काम कीजिएगा। परपेंडिकुलर कब होगा? जब ये सम जीरो होगा, ठीक है।
और पैरेलल कब होगा, तो जब ये रेशियो जो है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हो गया आपको डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में। इसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो के टर्म में भी कर सकते हैं काफ़ी इजीली, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लो अगर आपको दो वेक्टर है या दो लाइन है जिसका आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2, ये क्या दिया, ये दिया है आपका डायरेक्शन रेशियो। तो अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग को बहुत ईजी हो जाएगा। आप चाहो तो फौरन से इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि क्या हो जाएगा, L1 का वैल्यू क्या होगा, L1 का वैल्यू हो जाएगा A1 बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से B1 के करस्पॉन्डिंग में आपको मिल जाएगा क्या, M1 मिल जाएगा। तो M1 क्या होगा, M1 होगा B1 बाई रूट अंडर ये सेम फैक्टर क्या, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप N1 निकाल सकते हो। N1 क्या हो जाएगा, तो C1 बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे हम लोग निकाले हैं L1 M1 N1, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं A2 B2 C2 के करस्पॉन्डिंग में L2 M2 और N2। अब फिर जब आप पुट कर दीजिएगा, जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे, क्या होता है एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है, वो होता है हमारा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब आप पुट करेंगे ना, एकदम मोहब्बत से पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो L1 में ऊपर में A1 है, L2 में ऊपर में A2 होगा, तो ऊपर में आ जाएगा A1 A2। ठीक है, M1 M2 की जगह पे क्या आ जाएगा, B1 B2, C1 C2 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका N1 N2 की जगह पे क्या आ जाएगा, C1 C2। ठीक है, और नीचे में एक ये फैक्टर आएगा इस वेक्टर से, और इससे इसके करस्पॉन्डिंग में ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा कि अगर हमको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो उस केस में जो कॉस्ट थीटा है वो मेरा ये हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है तो डायरेक्टली आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो दोनों के बीच का एंगल, चाहे दोनों दो लाइन हो या दो वेक्टर हो, उसके बीच का एंगल आपको काफ़ी आसानी से इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये फॉर्मूला आप पढ़ लिए तो अब यहाँ से फिर से वही बात आएगी कि अगर दो वेक्टर आपस में क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, तो उस केस में क्या होगा, थीटा 90 होगा तो cos 90 जीरो होता है। अभी अगर पूरा जीरो हो गया तो यानी क्या, ऊपर वाला आपका वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, जब पैरेलल की बात करेंगे, दो वेक्टर या दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो आपका सिंपली A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 आपका बराबर होगा। ठीक है, तो देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करके याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा चीज़ है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है या दो वेक्टर है जिसका आपको या तो डायरेक्शन कोसाइन दिया रह सकता है या तो आपको डायरेक्शन रेशियो दिया रह सकता है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है यानी LMN ऐसा दिया हुआ है, L1 M1 N1 और L2 M2 N2, तो डायरेक्टली दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के टर्म में ये हो जाएगा। ये आप याद रखिए। ठीक है, साइन थीटा वाला नहीं भी याद रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ ये कॉस थीटा वाला है, आसान है याद करना, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसी को अगर हम डायरेक्शन रेशियो में लिखना चाहेंगे तो वो ये हो जाएगा सिंपली L1 L2 M1 M2 N1 N2 के जगह पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 और नीचे में ये दोनों रूट वाला फैक्टर आएगा चूंकि नीचे में आता है। ठीक है, अच्छा ये एकदम सिंपल याद रखना है। अब ये याद करना है कि अगर दो लाइन या दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो ये होगा आपका L1 L2 M1 M2 N1 N2 जीरो होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में हो गया। डायरेक्शन रेशियो के टर्म में भी सेम इसी तरह का लिखा जाएगा कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो होगा, परपेंडिकुलर का केस। पैरेलल का केस होगा तो डायरेक्शन कोसाइन में रेशियो बराबर आएगा और डायरेक्शन रेशियो में भी रेशियो बराबर लिख देना है। तो बिल्कुल सेम जैसा चीज़ है। ठीक है, काम करेंगे और आई होप आपको ये सब आता होगा। तो देखो बिल्कुल फॉर्मेलिटी रहेगा, ये हम लोग वेक्टर के टर्म में पढ़े हैं, लाइन के टर्म में भी यही फॉर्मूला लगने वाला है, इसलिए मैंने आपको अभी ही बता दिया। जब लाइन वाला बात आएगा ना तो जस्ट फॉर्मेलिटी रहेगा, फॉर्मूला यही है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पे कुछ क्विक एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, बोलता है एक्यूट एंगल बताना है आपको दो लाइन के बीच में जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ध्यान दीजिएगा दिया हुआ है। ठीक है, क्या है 236 है और 112 है। क्लियर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमको यहाँ पे A1 B1 और C1 इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, तो ये है हमारा 2 3 और 6।
इसी तरीके से आपको दिया हुआ है A2, B2 और C2, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है आपका 1, 2 और 2। तो अब सिंपली इन दोनों के बीच का अगर एंगल आपको निकालना है और एक्यूट निकालना है तो क्या होगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और साथ में आपका हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। बिल्कुल लॉलीपॉप है, ठीक है। अब आपको कुछ करना नहीं है, डाल दो भाई A1 A2 यानी 2 इंटू 1 2 प्लस B1 B2 यानी 3 इंटू 2 6 प्लस C1 C2 यानी 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। ऊपर में ये आ गया, नीचे देखो रूट अंडर, ठीक है, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, इसका 9 और इसका आपका 36, तो 4 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है। फिर रूट अंडर A2 B2 C2 का निकाल लो स्क्वायर, तो यहाँ से 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू हमारा आ जा रहा है, देखिए 2 6 8 8 और 12 क्या हो गया जी 20, ओके। और नीचे आपका यहाँ पे देखो ये 49 बन जाएगा, तो ये इसका 7 आ जाएगा, और ये आपका 9 बन रहा है तो इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 20/21 ये आ रहा है। तो यहाँ से जो अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 20/21। तो काफ़ी सिंपल आप देख पा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी जल्दी बन जाएगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ओके। अच्छा, अब देखो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बोलता है इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिसेस आर 6 2 3 देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर, ठीक है। मतलब आपको क्या है ना कि एक लाइन का प्रोजेक्शन दिया हुआ है एक्सिस पर, ठीक है, एलोंग एक्स एक्सिस 6 है, एलोंग वाई एक्सिस 2 है और एलोंग जेड एक्सिस कितना है 3 है। तो अगर ये प्रोजेक्शन दिया हुआ तो आपसे बोलता है कि डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा, ठीक है। तो निकालना काफ़ी सिंपल है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए बिल्कुल मोहब्बत से डील करना है। पहले हमको ये देखना है कि भाई प्रोजेक्शन में और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है। हालांकि बहुत छोटी सी चीज़ है, देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मेरा ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं O से लेकर के P तक ये, और बस आपको मैं एक एक्सिस में समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ ये जो OP है, इस OP का प्रोजेक्शन क्या होगा, तो इस OP का प्रोजेक्शन जो होगा वो होगा ऐसे होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लो ये मेरा OP है तो ये मेरा कहलाता है OP, यहाँ पे मान लीजिए एंगल अल्फा है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। बात समझिए, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ OP एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ OP एलोंग एक्स एक्सिस। बहुत आसान सा चीज़ है, ये पहले से पढ़ रहे होगे, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब होता क्या है कि उसका जो छाया है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, उसका क्या लंबाई होगा। तो अगर ये भाई OP है तो पूरी दुनिया जानती है कि ये वाला OP कॉस अल्फा होगा, और परपेंडिकुलर क्या होता है OP साइन अल्फा, ठीक है। तो काफ़ी इजी चीज़ है, ये OP कॉस अल्फा होता है, ये क्या होता है, ये आपका सामने वाला OP साइन अल्फा होता है, ठीक है। बट हमको प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोजेक्शन ये आपका OP कॉस अल्फा होगा, क्लियर। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया हुआ है, कह सकते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, 6 2 और 3। तो अब आप समझो, ठीक है, कि यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात ये है कि ये आपका 6 है, ध्यान दीजिएगा ना मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे देखो ये आपका 6 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, क्लियर। अगर ये 6 2 और 3 है, बात समझिए, तो OP का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट सिंपली क्या हो जाएगा 6 2 और 3, क्योंकि जो इसका प्रोजेक्शन है एलोंग द एक्सिसेस वो 6 2 3 है, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट होता है वो यही प्रोजेक्शन लेंथ ही होता है एलोंग द एक्सिस। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी वही होता है, ठीक है। वहाँ पे आपका एक एब्सिसा और एक आपका ऑर्डिनेट होता है, तो वो दोनों भी आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलोंग जो प्रोजेक्शन लेंथ है वही होता है। तो यहाँ पे अगर 6 2 3 इसका प्रोजेक्शन लेंथ है एलोंग द एक्सिस, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तब यहाँ से अगर मैं OP निकालना चाहूँ मैग्नीट्यूड, ठीक है, OP का इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आपका सिंपली आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि OP वेक्टर क्या बन जाएगा, OP वेक्टर यहाँ पे आपका बन जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ये आपका OP वेक्टर हो गया। इसका जो मैग्नीट्यूड OP है वो क्या आ गया, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जा रहा है 36 प्लस 4 प्लस
9, ठीक है जी, यानी आपको आ जा रहा है 49, सो इट इज 7। तो इसका जो वो मैग्नीट्यूड है ओपी वो क्या आ गया, वो 7 आ गया। अब आप समझिए, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है हमारा ओपी कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 6 है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कॉस अल्फा निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6/OP हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 6/OP का वैल्यू क्या आ गया 7, तो ये 6/7 हो गया। अब आप समझो, ये जो कॉस अल्फा है यही तो मेरा डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन यही तो है ना। एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा बना रहा है तो कॉस अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में बीटा बनाएगा तो कॉस बीटा, और जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बनेगा तो कॉस गामा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल एम और एन बोलते हैं, पूरा बात किए हुए थे, ठीक है। जैसे आपका कॉस अल्फा निकल गया 6/7, तो मोहब्बत से निकाल लीजिए कॉस बीटा क्या आ जाएगा। तो सिंपली जैसे आपने एक्स एक्सिस वाले में क्या किया, पहले कोऑर्डिनेट को 6 को डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, प्यार से कर लीजिए, 6/7 हुआ तो हो जाएगा कॉमा 2/7 कॉमा 3/7, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका 7 ही आ रहा है। तो जो तीनों आपका कोऑर्डिनेट वैल्यू है ना उसमें आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो बहुत छोटी सी बात थी, बट मैंने आपको बस यहाँ पे समझाया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखो करेक्ट आ रहा है। तो कुछ है नहीं, अगर आपको प्रोजेक्शन दिया हुआ है ना तो प्रोजेक्शन लेंथ अगर दिया है तो बस समझने की बात है। इसका मतलब है कि आपको कोऑर्डिनेट दे दिया है, उस कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग में आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये ओरिजिन से है तो मैग्नीट्यूड आपका सिंपली यही आ जाएगा, ओके क्लियर। और जो भी मैग्नीट्यूड आता है उससे आप डिवाइड कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे उसका डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हमको बोलता है द पॉइंट 5, 2, 4, 6, -1, 2 एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर बात समझिए, मतलब एक ही लाइन में है ये तीनों पॉइंट। कौन कौन, 5, 2, 4, ठीक है। फिर आपका 6, -1, 2 और आपका एक पॉइंट है 8, -7 के। ये तीनों एक ही लाइन में है। तो भाई बहुत तरीका है इसको बनाने का, बहुत तरह का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर डायरेक्शन रेशियो से बनाए तो ये सिंपली यही होगा ना कि तीनों अगर एक ही लाइन में है, जैसे मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, और ABC कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो भाई डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। DRS डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB वही होगा जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या होगा आपका BC होगा, ठीक है। तो वो जल्दी निकल जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट दिया है तो सिंपली डायरेक्शन रेशियो निकालना काफ़ी इजी है, पॉइंट को आपस में घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 6, 2 -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है, 4 - 2। तो ये हो गया AB का डायरेक्शन रेशियो। और BC का क्या आ जाएगा, तो देखो 6 - 8, ठीक है, यहाँ -1 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, तो -1 + 7, 2 - k, ठीक है जी। तो मोहब्बत से देखिए, बहुत आसान है ये सब चीज़ें, हाँ मुश्किल नहीं होती, बट एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 5 - 6 ये आपका आ गया -1, यहाँ पे 2 + 1 ये आपका 3, और ये 4 - 2 आपका आ गया 2, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या आ गया, इधर देखो हमारा डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे -2 बन रहा है, यहाँ पे हमारा बन रहा है 6, और यहाँ पे हम लोग का बन रहा है 2 - k, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो याद रखिएगा ना, डायरेक्शन रेशियो ने रेशियो में ये सारी चीज़ें हैं, तो रेशियो में अगर हैं तो भाई, और दोनों सेम आप बोल रहे हो तो पहले आप सेम कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि -1 है, 3 है, 2 है, ठीक है। इधर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ सब जगह, तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2 - k/2, ठीक है। ऐसा इसलिए किया कि डायरेक्शन रेशियो अगर सेम है तो ये दोनों फिगर तो मैच करना चाहिए पहले, तो ये मेरा मैच कर गया। अब ये 2 डेफिनेटली इसके इक्वल होगा, सो 2 = व्हाट, 2 - k/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 = 2 - k, और k का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - 4 यानी -2, तो -2 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो तरीका बहुत सारा है, बट यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियो से अगर करना है तो डायरेक्शन रेशियो का सिंपली कॉन्सेप्ट यही होगा कि तीनों भाई कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन है, तो एक पार्टिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो फिक्स होता है, चाहे आप 2 पॉइंट AB से निकालो, चाहे आप 2 पॉइंट BC से निकालो। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझा के बता रहा हूँ, हालांकि सब छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप इसको वाइड माइंड से सोचोगे तो बहुत जल्दी बनेगा। अब मैंने आपको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा ना तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है,
तो जनरली देखा जाता है कि 6 नंबर 8 नंबर ये तो इजी क्वेश्चन ही लगता है बच्चों को, बट ये 7 नंबर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अचानक से। तो भाई कंफ्यूज कुछ नहीं होना, समझ कर रखना है प्रोजेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, सब आप समझ कर रखोगे तो बहुत जल्दी अगर आप भूल भी जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि निकालना कैसे चाहिए। और नहीं भूलेंगे तो याद ही रहेगा कि आपको बस कुछ करना नहीं है, जो भी कोऑर्डिनेट है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है टॉपिक वो है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमको डिफरेंट तरह का लाइन्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, ओके, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब देखिए तो 1 बाय 1 देख लेते हैं, तो समझ लेते हैं वेक्टर में और कार्टेशियन फॉर्म में क्या रिलेशन है, ये भी समझ लीजिए। छोटी सी चीज़ें हैं, समझ लेंगे। आफ्टर ऑल हमारा जो मोटिव है वो क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत तरह की बातें जो MCQ स्किल वगैरह है सब इस्तेमाल करेंगे, बट सबसे पहले कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट तरह के लाइन्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन आ रहा है ना हमारा, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ठीक है जी, मतलब लाइक दैट मैंने आपको बताया था ना कि हमको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो वहाँ पे जो बताया जाता है लाइन के बारे में कि सबसे लाइन के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, कम से कम अगर आपको 2 जो है पार्टिकुलर्स चाहिए लाइन के लिए, तो ये चाहिए कि कम से कम एक पॉइंट पता हो आपको और आपको इसका एक स्लोप पता हो। ठीक है, तो अगर पॉइंट और स्लोप पता है तो हम लोग एक लाइन आसानी से खींच लेते हैं। उसी तरीके से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में आपको एक वेक्टर दिया है जिसके ये पैरेलल है, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल वेक्टर का स्लोप एक ही होता है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो एक ही होता है। तो हमको एक तरह से कहो कि पॉइंट मिल जा रहा है और उसका डायरेक्शन मिल जा रहा है, तो डेफिनेटली हम जैसे 2D में करते थे यहाँ पे 3D में भी आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बात वही है, क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ठीक है, कोई भी पॉइंट ए है मान लो, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, जिसका पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए x1y x1i y1j और z1k, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, और ये एक वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, वो वेक्टर कौन है, वो वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck, ये है। ठीक है, इसको हम लोग q वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं और इसको इस पॉइंट को हम लोग p वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई लाइन आपको चाहिए जिस लाइन के लिए आपको एक पॉइंट पता है, ठीक है, a, जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो है किसके पैरेलल है, ये एक वेक्टर q के पैरेलल है, वो वेक्टर आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि q वेक्टर जो है ना वो ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, ai प्लस bj प्लस ck, ये। ठीक है, ये है q वेक्टर है ये। ओके, तो अगर कोई लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर p है और ये एक वेक्टर q के पैरेलल है, तो इसका सिंपल जो वेक्टर फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा r वेक्टर इज इक्वल टू p प्लस लेमडा q। बहुत सिंपल है। ठीक है, r वेक्टर इज इक्वल टू p प्लस लेमडा q। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है, r वेक्टर इज इक्वल टू p प्लस लेमडा q। क्योंकि बोल्ड में लिखा हुआ है तो बोल्ड में वेक्टर को लिखा जाता है, तो वहाँ पे वेक्टर का वो नोटेशन जो है एरो लगा हुआ नहीं है। ठीक है, बट है वही चीज़। क्लियर है? अब देखो कुछ करना नहीं है, आपको वेक्टर का इक्वेशन याद हो गया, बहुत सिंपल याद रखना है इसको। ठीक है, यहाँ पे लेमडा के साथ जो रहेगा ना वो आपको बताएगा डायरेक्शन, क्योंकि क्यू वेक्टर के ये पैरेलल था, तो याद रखिएगा लेमडा के साथ जो होगा वो बताएगा डायरेक्शन, और जो विदाउट एनी पैरामीटर है, जहाँ पे कोई लेमडा वगैरह नहीं है, वो क्या बताएगा, वो बताएगा पासिंग पॉइंट। तो यानी ये जो एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर ये पी वेक्टर है, और जिसके ये पैरेलल है वो क्यू वेक्टर है। तो ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। अब वेक्टर फॉर्म भी आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बहुत जगह मैंने आपको बताया है कि MCQs वगैरह करने में हमको वेक्टर फॉर्म से भी ईजी हो जाता है। बट इससे अगर आप कार्टेशियन फॉर्म निकालना चाहते हो उसका, तो वो काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। कैसे? तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे सारा फिगर पुट कर देना है। जैसे देखिए आर वेक्टर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि XI YJ Z को क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं, इधर रख दिया। ठीक है, पी वेक्टर क्या है, तो पी वेक्टर मेरा ये है, पूरा डाल दिया यहाँ पे। ओके, क्यू वेक्टर क्या है, तो क्यू वेक्टर मेरा पूरा ये है, डाल दिया यहाँ पे। ओके, अब हमको कुछ करना नहीं है, IJK का कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं ना मोहब्बत से। कैसे? इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, ये पूरा टर्म को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा
आई कैप प्लस वाई माइनस y1 हो जाएगा, जे कैप प्लस क्या हो जाएगा जेड माइनस z1 हो जाएगा के कैप। ठीक है, ये इधर हो गया इक्वल टू लेमडा, इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब आपको कुछ करना नहीं है, आप बस आई जे और के का कोएफिशिएंट को इक्वेट कीजिए। तो इधर हमारा क्या है, इधर हमारा हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा लेमडा a1। ठीक है जी, इसी तरीके से y माइनस y1 उधर इक्वेट कीजिएगा तो इधर हो जाएगा आपका लेमडा बी हो जाएगा। ठीक है, लेमडा ए ही रखिएगा यहाँ पे, लेमडा ए, लेमडा और ए को मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा ए, लेमडा बी को मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा बी। ठीक है, और जेड माइनस जेड1 क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लेमडा सी। क्लियर है। तो अब यहाँ से आप चाहो तो ए बी सी को निकाल सकते हो मोहब्बत से, सॉरी लेमडा को अलग कर सकते हैं। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिएगा आप यहाँ पर लेमडा का वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस एक्स1 बाई ए आएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x माइनस x1 बाई ए। ठीक है, यहाँ से आपका लेमडा आ जाएगा y माइनस y1 बाई बी, और यहाँ से हमारा लेमडा आ जाएगा z माइनस z1 बाई सी। अब देखिए तीनों लेमडा है, तीनों क्या है लेमडा, यानी तीनों रेशियो आपस में बराबर होगा। तो यानी x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है मोहब्बत से। तो ये जो हुआ ना, ये अब आपका लाइन आ गया किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। किसमें आ गया ये लाइन, ये हमारा जो लाइन आ गया ये हमारा आ गया कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब कोई एक लाइन है, सिंपली कोई एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास करता है, किस पॉइंट से, x1 y1 z1 से। ठीक है, और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, क्या है डायरेक्शन रेशियो, a b और c। ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो DRS। ठीक है, तो अगर कोई लाइन है जो एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास करता है और उसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो उस लाइन का इक्वेशन मोहब्बत से आप ये याद रखिएगा, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ के रखना है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे जो ऊपर वाला है ना x1 y1 z1, ये आपका वह पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रहा है, और जो नीचे वाला है ABC है ना, ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है जी, अब अगर हम इसको लिखना चाहते हैं डायरेक्शन कोसाइन में तो काफ़ी जल्दी लिख सकते हैं। क्या, सेम चीज़ लिखेंगे, नीचे में क्या ले लेंगे, LMN। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या रिश्ता होता है, जस्ट ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, मतलब L:M:N जो होगा वही A:B:C होगा। ठीक है, तो चूंकि रेशियो में यहाँ पे लिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि होता क्या है कि मान लो मेरा ABC डायरेक्शन रेशियो है, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, KA हो जाएगा, M का वैल्यू क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा, और N का वैल्यू क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा। अगर हम A के जगह पे रख देते हैं L बाई K, B के जगह पे M बाई K और C के जगह पे N बाई K, तो भाई के तो आपका हट जाएगा, तो बचेगा यही। तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइन में भी अगर आपको याद रखना है तो सेम याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब वो रेशियो में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक लाइन का कार्टेशियन फॉर्म जो किसी पॉइंट से पास करता है, उसका डायरेक्शन रेशियो दिया होगा ABC, तो ये लाइन, और अगर उसका डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा LMN, तो ये लाइन। ठीक है, और उसका वेक्टर फॉर्म तो आपको हम बता ही दिए। तो भाई छोटा चीज़ है, बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, जितना आपको बता रहे हैं उतना आपको अच्छे से समझ करके रखना है। क्लियर है। अच्छा, अब आइए सेकंड फॉर्म की तरफ। ये हो गया हम लोगों का पहला, ऐसा लाइन जो एक पॉइंट से पास करता है और उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो आपने उसको निकाल लिया। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में बोलो कि वो जिस पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, और जिसके वो पैरेलल है तो वो आपको वो दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी भी याद रखिएगा। क्या कनेक्टिविटी है, देखिए जो डायरेक्शन रेशियो था मेरा ABC, चूंकि ये डायरेक्शन है, तो जब भी ये वेक्टर फॉर्म में जाएगा ना, तो AIBJC के यही बनेगा वो वेक्टर जिसके आप पैरेलल लेंगे। तो यहाँ से आपको वो पैरेलल वाला वेक्टर मिलेगा। और चूंकि ये पास कर रहा है x1 y1 z1 से, ठीक है, तो जब आप वेक्टर में इसको लेंगे कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, I लगा दीजिएगा, J लगा दीजिएगा, K लगा दीजिएगा, पॉइंट को लिख दीजिएगा वेक्टर फॉर्म में, तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर, और नीचे में IJK लगा देंगे तो ये बन जाएगा वो वेक्टर जिसके के पैरेलल है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी देख के रखना है, बहुत सिंपल चीज़ है, और आपस में ये आप बहुत ही अच्छे से फ्रेंडली कनेक्ट भी है। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्म आ रहा है लाइन का, सेकेंड फॉर्म में तो मोहब्बत से देखिए बहुत ईजी है। ठीक है, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट से पास करने वाली बात आ रही है, 2 पॉइंट से, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है कि मान लो 2 पॉइंट से मेरा कोई लाइन पास कर रहा है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है जी, इससे पास कर रहा है। ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपली हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, समझना काफी इजी है अगर आप देखोगे तो। देखिए होता क्या था कि अगर मान लो एक पॉइंट से पास कर रहा है आपको, ठीक है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, मान लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, ओके, और ये दूसरे एक वेक्टर के पैरेलल है जिसका पोजीशन वेक्टर, जिसका जो वेक्टर क्या है, बी है। इसका हम लोग अभी पढ़े क्या होता था, इसका होता था आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, अभी पढ़े हैं, ठीक है, जस्ट ऊपर में पढ़े हैं, देख सकते हैं आप, आर इज इक्वल टू पी प्लस लेमडा क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पी और क्यू की जगह पे हम ए और बी ले लिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि ये 2 पॉइंट से पास करता है, ठीक है। किससे पास कर रहा है, 2 पॉइंट से। तो अगर ये 2 पॉइंट से पास करता है, मान लो ए से कर रहा है और बी से कर रहा है, ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर बी है, तो कुछ करना नहीं है। अगेन जिस तरह से एक पॉइंट से पास कर रहा था तो हम एक पॉइंट ए ले लेंगे, जैसे आर इज इक्वल टू ए था, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू ए यहाँ पे भी आ जाएगा, ओके, प्लस लेमडा बी था, क्योंकि एक ही आपको वेक्टर था जिसके वो पैरेलल था। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमको वेक्टर मिल जाएगा क्या, बी माइनस ए। यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से आप जैसे एक ट्रायंगल बनाओगे आप, जैसे ही आप एक ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, इस तरह का, तो आपका ये क्या हो जाता है, बी माइनस ए आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है बी माइनस ए। तो अब ये जो लाइन है मेरा वो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इस आराम से देखिएगा ना, ये इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो पूरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का देखोगे तो यहाँ पे आपको बी माइनस ए आएगा। तो अब ये जो पूरा वेक्टर है वो इसके पैरेलल है, तो भाई पास कर रहा है एक पॉइंट ए से, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, चाहे ए ले लो या बी ले लो, और अब पैरेलल किसके है, ये पैरेलल है इसके, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट था वही 2 पॉइंट के कॉन्सेप्ट में भी आ गया है कि आप 2 पॉइंट में एक पॉइंट को आप पासिंग पॉइंट में इस्तेमाल कर लीजिए और दोनों को घटा करके फिर आप वो पैरेलल वेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ये 2 पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए और बी है उससे आपको लाइन का इक्वेशन मिल गया वेक्टर फॉर्म में। अब आपको निकालना है इसको कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में काफ़ी इजी हो जाएगा। कैसे बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास करता है 2 पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से, वो सिंपली क्या होगा, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ये ले लीजिए, ठीक है। और नीचे में डायरेक्शन रेशियो लिया जाता है, तो 2 पॉइंट से अगर मान लो 2 पॉइंट है मेरे पास में 2 पॉइंट है, ठीक है, क्या है, x1 y1 z1 और x2 y2 और z2। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों पॉइंट से आप आसानी के साथ में निकाल सकते हैं कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। कैसे निकाल सकते हैं, तो ए हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, कुछ भी कहो, ठीक है। बी हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1 और सी हो जाएगा मेरा z2 माइनस z1, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, कोई इशू नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। तो आपको 2 पॉइंट से आपको लाइन का क्या मिल गया, डायरेक्शन रेशियो। और मैं कह सकता हूं कि ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये है, ये, ठीक है। तो अब ये वही चीज आ गई कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे, जैसे ऊपर लिखे थे वैसे ही लिखेंगे कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यानी इस पॉइंट को ले लेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे डायरेक्शन रेशियो जो मेरा आया है, ठीक है। तो भाई बिल्कुल सेम चीज है जो हम लोग पढ़े थे ना, ये जो पढ़े थे इक्वेशन, जो पासिंग पॉइंट है x1 y1 z1 उसको आपको ऊपर में लेना है और नीचे आपको डायरेक्शन रेशियो या तो डायरेक्शन कोसाइन को ले लेना है। तो बिल्कुल सेम चीज़ है यहाँ पे, जिस पॉइंट से पास कर रहा है, कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो दोनों में से, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको ले लिया, तो इससे पास कर रहा है तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और नीचे में क्या कर देंगे, डायरेक्शन रेशियो, जो कि दोनों पॉइंट को घटा के आसानी से निकाला जा सकता है। तो बहुत ही आसानी से ऐसे फार्मूलाज आपको याद रहेंगे, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे कुछ जो है रिमार्क है, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या है जी। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 प्लेन्स also form a straight line which is known as line of intersection, but this is an unsymmetrical form of a straight line,
ठीक है। क्या बोल रहा है कि जैसे दो प्लेन है ना, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्यार से देखिए। मान लो मेरा एक प्लेन ये है, ठीक है, और मेरा एक प्लेन ऐसे में ले लेता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा ना, इस तरह से, इस तरह से मैं एक प्लेन ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने दो प्लेन लिया, आप ध्यान दोगे तो एक तो मेरा ये वाला प्लेन है, ये रेड वाला दिख रहे हो, ठीक है, ये प्लेन एक है, और एक मैंने प्लेन जो लिया है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो देखिएगा अब इन दोनों प्लेन में आप देखिएगा ना कि एक लाइन कॉमन आ रहा है। कौन सा लाइन? तो देखो ये वाला लाइन, ये दोनों में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब दो भी, देखिए आप कोई भी दो प्लेन लेंगे ना, और दो प्लेन को आपस में आप कट करेंगे, जैसे एक प्लेन ये आपने ले लिया और एक प्लेन आपने ये ले लिया, तो ये दोनों को आपस में कट करोगे तो डेफिनेटली क्या है, दोनों एक प्लेन है, तो प्लेन आपस में क्या है, एक लाइन के थ्रू कट होगा, ठीक है। वो बिल्कुल जो है यूजुअल बात है, ठीक है। तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक लाइन होता है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा आगे देखो फिर क्या है, नेक्स्ट है हमारा द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू पॉइंट A1 A2 A3 विथ डायरेक्शन कोसाइन LMN। देखिए अब पैरामीट्रिक इक्वेशन, चूंकि लाइन आप पढ़ रहे हो तो पैरामीट्रिक इक्वेशन भी आपको जानना चाहिए। तो मान लो कि कोई लाइन है मेरे पास में, ठीक है, जो किसी पॉइंट से पास करता है A1 A2 और A3 से, ठीक है, और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मेरे को पता है क्या है, LM और N है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका हम लिख ले पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो बहुत इजी है लिखना। कैसे? तो देखिए पहले आप इसका इक्वेशन लिख लीजिए मोहब्बत से। तो x माइनस x1 बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे A1 A2 A3 से पास कर रहा है ना, तो जो पास करता है उसको ऊपर में लेते हैं, तो क्या करेंगे, x माइनस A1 इक्वल टू y माइनस B1 इक्वल टू z माइनस C1, ऐसे लिख दीजिए मोहब्बत से, ठीक है। अब क्या होता है, नीचे में होता है डायरेक्शन रेशियो या तो कोसाइन, तो आपको कोसाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे L लिखेंगे, यहाँ पे M लिखेंगे, यहाँ पे N लिखेंगे, लिख दिया मोहब्बत से, ठीक है। अभी देखो ये तीनों रेशियो है, तो इन तीनों रेशियो को मैं कुछ तो बोल सकता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि R, कि पूरा R है। तो यहाँ से अब आप x का वैल्यू निकालो, तो पहला रेशियो को लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा R इंटू एल होगा, और A1 प्लस में आएगा तो हो जाएगा A1 प्लस RL, ठीक है। इसी तरीके से y निकालोगे सेकेंड रेशियो से, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा B1 प्लस MR। जेड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C1 प्लस NR। तो भाई XYZ आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो ये तो बहुत लॉलीपॉप चीज़ है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा A1 प्लस LR, ठीक है, y आ जाएगा A2 प्लस MR। अच्छा यहाँ पे A1 A2 A3 था ना, तो ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे A2 लेंगे और यहाँ पे A3 लेंगे, ठीक है। A1 A2 और A3 जो भी जिस पॉइंट से पास कर रहा है जस्ट उसको ऐसे ले लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, A3 प्लस NR। क्लियर है जी? ओके। तो पैरामीट्रिक फॉर्म लिखना काफ़ी इजी है। आगे देखो फिर क्या है, द जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन इज गिवन बाई, ठीक है, जनरल कोऑर्डिनेट, जैसे अभी हम इसी को बोलते हैं, जो पैरामीट्रिक फॉर्म है उसको हम लोग जनरल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे अभी आपने लिखा ना, तो जनरल कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x1 प्लस LR, ठीक है, y1 प्लस MR और z1 प्लस NR। इसको हम बोलेंगे जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन, ठीक है, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज टू बी रिटेन, ठीक है। क्लियर है? तो खैर देखो, जब जैसे जैसे हम लोगों का वर्क होगा ना, मेनली क्वेश्चंस करने से आते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि हमारा काम हो कैसे रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमको क्वेश्चन ही करना है, और उसके बिहाफ में जो भी कॉन्सेप्ट रहता है वो आपको समझना है बस, बट लेकिन उसको उतना ही लेना है दिमाग पे जितना लेना है। बहुत ज़्यादा सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख करके रट करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। देखिए क्या यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 आ रहा है, क्या बोलता है, द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको वेक्टर इक्वेशन भी पूछ रहा है और कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए एग्जाम में जो MCQ आएगा उसमें कोई एक चीज़ पूछता है, बट यहाँ पे चूंकि प्रैक्टिस पर्पज से हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग दोनों तरह का चीज़ देखेंगे। अगर मान लो किसी को 3D ज्योमेट्री पढ़ना है और उससे पूछ दिया वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, तो एग्जाम तो बोलोगे हाँ भाई ठीक है, सिलेबस में तो सिर्फ 3D ज्योमेट्री दिया था, तो ऐसे बोलने से थोड़ी चलेगा, वो वेक्टर इक्वेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा आजकल होता है, अब आजकल तो बहुत ऐसे एग्जाम में सिलेबस भी जारी करना छोड़ दिया गया, बस बोल दिया गया कि भाई आपका PG तक का लेवल होना चाहिए, आपका BSc तक का लेवल होना चाहिए। तो खैर कोई इशू नहीं है, आपको सीखना पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस पर्पज से लिया है, और आपको वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना है। किसका निकालना है, तो एक लाइन का निकालना है जो पास करता है किससे,
थ्रू द पॉइंट 5 2 -4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी हो गया। मतलब आपको एक पॉइंट दे रखा है जिससे वो पास कर रहा है, तो भैया मोहब्बत से इस पॉइंट को लिखो वेक्टर में। कैसे लिखोगे? 5i + 2j - 4k। ठीक है, तो ये बन गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसका। ठीक है, और इसके पैरेलल है तो उस पर लगा दीजिए लैम्डा इंटू 3i + 2j - 8k। क्लियर? ये हो गया हमारा आर वेक्टर और ये हमारा हो गया वेक्टर इक्वेशन बिल्कुल सेकेंड में। ठीक है, अब बोलता है इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। तो भैया ये तो हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग काफ़ी इजीली लिख लिए, है ना। अब आपको लिखना है इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म भी तो काफ़ी सिंपल होता है। कैसे? तो कुछ करना नहीं है, एक्स जिससे पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है भाई? तो 5 2 -4, तो x -5 y -2 और z +4। ठीक है, चूंकि -4 है तो ये +4 हो जाएगा। अब ये हो गया। ठीक है, नीचे में लेते हैं डायरेक्शन रेशियो या तो कोसाइन। तो यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा कहाँ से? वो वेक्टर जिसके ये पैरेलल है। जैसे पैरेलल है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियो क्या? 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, -8 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए 3, यहाँ पे लगा दीजिए 2, यहाँ पे लगा दीजिए -8 और मोहब्बत से आपका कार्टेशियन इक्वेशन भी तैयार हो गया। क्लियर है? तो अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है तो आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इससे आपको मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियो जो कि नीचे रहता है, और ये भाई इससे पास करता है। मोहब्बत से देखो कितना जल्दी निकल गया। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, बिल्कुल लगता है कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। 5i 2j - 4k लैम्डा 3i + 2j - 8k, ये पूरा मैच कर गया। ठीक है, फिर हमको ये भी पूरा यहाँ पे मैच कर जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। तो बहुत आसान था। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस पर्पज से मैंने दिया है, तो डेफिनेटली अब आपको ये सब हो रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 क्या है? 10 बोलता है, ठीक है, क्या बोल रहा है? द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अच्छा, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इसके वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है। देखो बहुत सा तरीका है, मैं आपको बताऊं ना कि आप मतलब आपको जो इजी लगता है आप उससे प्रोसीड कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सिंपली, अगर हम इसको पहले कार्टेशियन में लिख लें तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो आप पहले कार्टेशियन में लिख लो। आप कार्टेशियन से वेक्टर भी बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, कार्टेशियन में लिखते हैं, कैसे करेंगे? तो एक पॉइंट इससे पास कर रहा है तो इसको ले लीजिए ऐसे x + 1, ठीक है, फिर y -0 और z -2 ले लिए जी। ठीक है, -1 से यहाँ पे +1 हो गया, y -0 z -2। ठीक है, अब नीचे में क्या लेते हैं? नीचे में लेते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है? तो घटा के निकालते हैं, बता दिया है मैंने आपको। तो क्या करेंगे? 3 - 1, तो क्या हो जाएगा? 3 - +1 4 -0, ठीक है, और 6 -2। ये हो गया हमारा बिल्कुल सेकंड में कार्टेशियन इक्वेशन तैयार, जो कि 2 पॉइंट से पास करता है। ठीक है, थोड़ा और प्यार से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो x + 1/4 y/4 और z -2/4। ये हो गया। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये आ गया ना, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये निकल गया है तो यहाँ से आप बहुत ही जल्दी अपना सारा कुछ लिख सकते हैं। मान लो इसको मैं लेमडा मान लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा लेमडा हो गया, तो यहाँ से देखो एकदम बिल्कुल फास्ट x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 4 लेमडा -1। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा 4 लेमडा, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो यहाँ से देखोगे 4 लेमडा + 2, ऐसे आ गया। अब देखो r वेक्टर क्या होता है? r वेक्टर होता है xi + yj + zk। ठीक है, चलो x का वैल्यू क्या आ गया? 4 लेमडा -1 i कैप प्लस y का वैल्यू क्या आ गया? 4 लेमडा j कैप प्लस z का वैल्यू क्या आ गया? 4 लेमडा + 2k कैप। ठीक है, और थोड़ा मोहब्बत से लिखिए इसको। मोहब्बत से मतलब क्या? लेमडा वाले को अलग कर लीजिए, तो क्या सा आ जाएगा? देखो तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा जैसे -i बचेगा। ठीक है, लेमडा वाले को बाद में लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लेमडा नहीं है। और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा +2k। तो जो विदाउट लेमडा था उसको मैंने अलग कर लिया। कौन कौन था? तो देखो एक यहाँ पे था -1 × i और एक यहाँ पर आपका 2 × k। बाकी सब में लेमडा है, तो लेमडा वाले को अलग कर लीजिए, प्लस लेमडा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा आपका 4i आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा 4j और प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा 4k। बिल्कुल देखो मोहब्बत से आ गया है, बिल्कुल मोहब्बत से आएगा, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कौन सा, ये आपका हो गया वेक्टर इक्वेशन तैयार।
देखते ही सेकेंड्स में हमारा वेक्टर इक्वेशन तैयार हो चुका है। क्लियर है? ठीक है। तो अब अगर आपका अगर वेक्टर इक्वेशन निकल गया है तो आप बस मिलाइए कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे i+2k 2i- के यहाँ पे लगता है कुछ मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि 4 4 4 तो ये तो ठीक है, ये तो मैच कर रहा है मेरा। तो और हम लोगों ने सब कुछ सही सही लिया है, क्योंकि यहाँ पे पासिंग पॉइंट। अच्छा देखो, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने एक आपको तरीका बताया निकालने का ना। अगर आप डायरेक्टली निकालोगे तो कैसे करेंगे? डायरेक्टली निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे कि भाई हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। जैसा मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि दो वेक्टर से अगर आपको निकालना है, दो पॉइंट है जिसका आपके पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो उससे जो वेक्टर इक्वेशन निकलता है वो ये निकलता है लाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बिंदास, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। तो ए जिससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली यही लिया गया है, हालांकि आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही कहता है। चलो इसको लेते हैं। ठीक है, तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आई जे के लगा दीजिए। तो यहाँ पे आई लगाएंगे, जे लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीरो होगा, यहाँ पे के हो जाएगा। तो फाइनली आएगा आपका -i+2k। ठीक है जी, आ गया। ये हो गया हमारा एक वेक्टर प्लस लेमडा। अब दो वेक्टर को घटा के लिखना है, तो घटा के लिखो। जैसे देखो 3 में -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4i। ठीक है, फिर 4 में यहाँ पे 0 करेंगे तो 4j ही आएगा। ठीक है, प्लस 6 में 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 4k ही आएगा। तो भाई देखो, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, देखो एकदम सेम रिजल्ट आ रहा है। मैं आपको हर तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो डायरेक्टली आप ऐसे कर लो। ठीक है, इससे आपको मिल जाएगा इसका वेक्टर इक्वेशन। और नहीं याद रहता तो भैया कार्टेशियन इक्वेशन तो बहुत सिंपल है याद रखना। इसको अगर आप याद रखोगे तो यहाँ से आप फौरन से निकाल लोगे, XYZ निकालोगे और आर वेक्टर हमारा ये होता है, इसमें पुट करोगे, सज जाएगा ये। तो बस हमको इस फॉर्म में सजाना है, जो ये फॉर्म होता है ना, इस फॉर्म में आपको सजाना होता है। तो सजा दिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे -i लगा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, -i+2k ये मैच कर गया, प्लस ये आपका पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं आपको हर तरह से ट्रेंड कर रहा हूँ, ताकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके 3D ज्योमेट्री के हर तरह के क्वेश्चन, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, हम यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोलता है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर। पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिया हुआ, बस हो गया, ये पॉइंट है। ठीक है, और एक वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, and parallel to the line joining the points whose position vector this and this, right? और इसका पूरा लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है कि ये लाइन है, तो बोलता है कि तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज x। ठीक है, बहुत आसान है, बात समझ लीजिए। बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि एक लाइन है भाई, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है मोहब्बत से, 2i - j + k, इससे पास कर रहा है, 2i - j + k, इससे पास कर रहा है। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर तो ऐसे ही लिख सकते हो, कॉमा हटा देते हैं। चलिए, तो 2i - j + k इस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये जो लाइन है ना, वो एक अनदर वेक्टर के पैरेलल है, जो इन दोनों पॉइंट के मिलाने से जो लाइन बनता है उसके पैरेलल है। तो दो पॉइंट है, मान लो, इसको तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो मोहब्बत से इसको आप पॉइंट के रूप में लिखिए, आपको इजी पड़ेगा। जैसे ये क्या है, ये -1 4 और 1 है। ठीक है, क्या है, -1 4 और 1। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट क्या है, ये है आपका 1 2 2 1 2 2। तो अब इन दोनों से जो लाइन बना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका आप निकाल लीजिए डायरेक्शन रेशियो। कैसे निकालिए, बस सिंपली घटा दीजिए। ठीक है, 1 में 1 को घटाएंगे तो 1 + 1, 2 में 4 को घटाइए 2 - 4, और 2 में 1 को घटाइए 2 - 1। ठीक है, तो आपको क्या आ जा रहा है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपको आ जा रहा है 2 - 2 और 1, ये आ रहा है। ठीक है जी, तो यानी आपको जो लाइन निकालना है ना, उसमें एक आपको पॉइंट दिया हुआ है, और वो किस वेक्टर के पैरेलल है भैया, तो इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो मोहब्बत से लिखो, क्या हो जाएगा, r = एक पॉइंट दिया हुआ है a वेक्टर, ये मेरा a वेक्टर हो गया, प्लस लेमडा b वेक्टर। ठीक है, तो मोहब्बत से काम होगा। r = क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा 2i - j + k प्लस लेमडा b, जिसके के पैरेलल है, तो पैरेलल तो इसी के है। ठीक है, तो इसे वेक्टर क्या बन जाएगा, 2i - 2j + k बन जाएगा। ठीक है, ij के लगा देंगे तो ये आपका आ गया 2i - 2j + k। तो यही आपका लाइन होगा। क्लियर है? तो अगर ये लाइन है तो देख लो भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें तो वही दी हुई हैं।
पूरा लाइन वही है, आप मिला लीजिए। x के प्लेस पे क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली 2 होना चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा बस समझना है और डेफिनेटली आप इस तरीके से करते चले आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है एंगल बिटवीन द लाइन। अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जस्ट फॉर्मेलिटी होगा। ठीक है, अगर आप लाइन देखोगे, जैसे मान लो 2 ठो लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मेरा एक लाइन मेरा दिया हुआ है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, और एक दिया हुआ है मेरा r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2 म्यू b2। ठीक है, ये 2 लाइन है। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो होगा सिंपली कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाई b1 का मैग्नीट्यूड और इंटू b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई b1 b2, क्योंकि b1 b2 का मतलब यही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा क्या है, 2 लाइन है तो भाई 2 लाइन के बीच का एंगल थीटा निकालने के लिए आपको सिर्फ डायरेक्शन रेशियो का ही मतलब था। ठीक है, क्योंकि हम दोनों के बीच का एंगल निकाल रहे हैं तो हमको सिंपली मतलब होगा कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो एक का है मान लो b1, ठीक है, जो कि डायरेक्शन रेशियो कहाँ पे होता है, लेमडा का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे b1 और यहाँ पे b2, तो एक का है b1 एक का है b2। तो मेरा जो काम है ना वो b1 और b2 से ही होगा। बाकी a1 और a2 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, याद रखिएगा a1 और a2 का यहाँ पे जो पासिंग पॉइंट है उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो b1 b2 से होगा तो सिंपली b1 डॉट b2 बाई b1 b2। ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि भैया अगर 2 वेक्टर है, एक a और एक b, अगर 2 ही वेक्टर है और 2 वेक्टर के बीच में निकालना है थीटा, तो क्या होता है, तो ये होता है हमारा a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। या पढ़ चुके हो क्लास 11th में। ठीक है, a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आपका आ जाएगा a डॉट b बाई ए बी। भाई सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना है। अगर 2 लाइन है तो 2 लाइन में हमको कुछ नहीं करना है, हमको उसका थोड़ी अचार लगाना है, हमको बस देखना है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है। दोनों का डायरेक्शन अगर मान लो b1 और b2 है तो ये उसी तरीके से हो गया कि 2 वेक्टर है कह लीजिए और 2 वेक्टर के बीच का हमको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस पे किया जाता है। ठीक है, तो बहुत मोहब्बत से निकलेगा, कोई आपको टेंशन नहीं होने वाला है। अब अगर मान लो ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, देखो एक ये लाइन दिया हुआ है, एक ये लाइन दिया हुआ है। एक लाइन है जो कि x1 y1 z1 से पास करता है और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है a1 b1 c1, और एक लाइन है जो कि x2 y2 और z2 से पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है a2 b2 c2। ठीक है, तो अब इन दोनों लाइन के बीच का फिर से बोलेंगे एंगल क्या होगा इन दोनों लाइन के बीच का, तो भैया हमको इसके पासिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ऊपर से कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन ये देख लीजिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ये जो फॉर्म है ना ये कार्टेशियन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे x-1 ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए ऊपर में, कई बार ऐसा लिखा हुआ रहता है 2 - x, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फॉर्म यही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं होगा, हमको सिर्फ इसके डायरेक्शन से मतलब है। और डायरेक्शन कहाँ पे रहता है, वो रहता है नीचे में। तो यहाँ पे भैया a1 b1 c1 ये मेरे काम का है, a2 b2 और c2 ये मेरे काम का है। तो सिंपली अब हमको यहाँ पे 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है a1 b1 c1 और a2 b2 c2। और हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा 2 वेक्टर के बीच का एंगल जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, उसका फॉर्मूला मोहब्बत से निकालिएगा तो यही आता है, हम लोग ऊपर में जस्ट पढ़े हैं। ठीक है, और अगर हम इसी को डायरेक्शन कोसाइन में लिखना चाहें तो काफ़ी इजी हो जाएगा। वो सिंपली क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ पे बताया था कि जस्ट फॉर्मेलिटी है, 2 वेक्टर के बीच का जो एंगल है वही 2 लाइन के बीच का भी एंगल रह जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगेन वही देख लो, आपके जो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है वो क्या हो जाएगा। तो 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो cos थीटा 0 होगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि b1 डॉट b2 0 आएगा। ठीक है, b1 डॉट b2 क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर, मतलब कि दोनों का जो डायरेक्शन का जो डॉट है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि भैया 2 वेक्टर है a डॉट b, ए बी कॉस थीटा। अब वेक्टर a जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर b के, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो अगर 2 वेक्टर या 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उसके डॉट प्रोडक्ट को हम लोग 0 लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट को अगर 0 लीजिएगा तो सिंपली ये 0 आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ से अगर आप देखिएगा तो cos थीटा आपका 0 होगा परपेंडिकुलर के केस में, तो जैसे ये 0, ये हम शुरू में ही बात कर चुके हैं तो बार बार बात नहीं करना। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर पैरेलल होगा तो ये वाला कंडीशन होगा,
क्लियर है। तो और डायरेक्शन कोसाइन में अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये आपका क्या होगा, ये आपका 0 होगा परपेंडिकुलर के केस में। और अगर पैरेलल लीजिएगा तो क्या होगा, L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2। क्लियर है। तो बात वही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, तो ये हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स के साथ में इसको करने की कोशिश कीजिए। क्या बोलता है, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइन। ठीक है, आपको दो लाइन दिया हुआ है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इन दोनों के बीच का आपको एंगल निकालना है। तो हमको देखिए कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। तो आप यहाँ पे मोहब्बत से ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या। ठीक है, बहुत तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर एकदम सिस्टमेटिक बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कंपेयरिंग विथ वेक्टर लाइंस, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइंस। मान लो एक मैं ले लेता हूँ क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 ये, और एक मैं ले लेता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 ऐसा। तो आपको यहाँ पे जस्ट चूंकि डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, तो आप ये देखो कि B1 और B2 यहाँ पे क्या है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो पहले वाले में ये आपका B1 बन जाएगा। ठीक है, तो B1 क्या हो गया, तो B1 हो गया मेरा यहाँ पे I प्लस 2J प्लस 2K। ठीक है जी। अच्छा B2 यहाँ पे म्यू लेते हैं, ठीक है ना, लेमडा लेमडा हर जगह नहीं लेंगे एक जैसा, यहाँ पे म्यू ले लीजिए। तो यहाँ पे इससे अगर कंपेयर किया जाए इसको, तो म्यू का जो मल्टीपल है यहाँ पे B2 है, यहाँ पे आपका ये है, तो B2 वेक्टर क्या हो जाएगा, तो B2 वेक्टर मेरा हो जाएगा यहाँ पे 3I प्लस 2J प्लस 6K। ठीक है जी। अब चलो, अब हमको निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल। तो लेट मान लेता हूँ कि थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन। मान लेते हैं कि थीटा जो है एंगल बिटवीन लाइन है। तो कॉस थीटा कैसे डिफाइन होगा, तो कॉस थीटा डिफाइन होता है B1 डॉट B2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड B1 इंटू B2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे B1 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, B1 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जिसको सिंपली B1 भी बोलते हैं, क्या आ जाएगा जी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी आपका आ जा रहा है 9 का वैल्यू 3, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल 9 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे से अगर आप B2 निकालोगे तो B2 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सिंपली B2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा 49 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो दिख रहा है। तो B1 डॉट B2 क्या होगा, तो B1 डॉट B2 निकाल लीजिए। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 6 12। ठीक है, और नीचे में एक आ गया आपका 3, एक आपका आ गया 7, 3 इंटू 7। तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो आप देखोगे तो कॉस थीटा का वैल्यू हमारा आ जा रहा है 4 3 7 और 12 19, और नीचे में आपका 21। क्लियर है जी। तो यहाँ पे तो देखो कॉस थीटा का वैल्यू यही आ रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 या π/2 या पाई, ये सब तो होगा ही नहीं। ठीक है, चूंकि B1 डॉट B2 जो है मेरा वही जो है फाइनाइट वैल्यू आया, तो नॉन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो काफ़ी आसानी से बनता है, यहाँ पे बहुत ही जल्दी बनेगा। थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया है, सिंपली आ गया है कॉस इनवर्स 19/21। तो देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है कि आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, और अगर आप इसको चाहते हो बिल्कुल और भी थोड़ा धड़ल्ले से बनाना, तो और भी एक तरीका हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमको सिर्फ मतलब है किससे, कि अगर हमको सिर्फ मतलब होता है दो लाइन अगर है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो से, यानी A1 B1 C1 से और A2 B2 C2 से। ठीक है, तो A1 B1 C1 क्या है, तो आप देख सकते हैं 1 2 और 2, जो लेमडा का मल्टीपल है वही आपको क्या देता है, डायरेक्शन रेशियो देता है। तो ये आपका है 1 2 2। ठीक है, और इधर है आपका 3 2 6। क्लियर। तो अब कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको मैंने जैसा पढ़ाया था, सिंपली वैसे ही कर दो। क्या होता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ऊपर में ये होता है, नीचे क्या होता है, नीचे होता है रूट अंडर, वो जो A1 वाला है उसका पूरा स्क्वायर होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, और फिर रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका, जो A2 वाला का पूरा स्क्वायर आएगा, वो मतलब इसका पूरा स्क्वायर का सम, इसका पूरा स्क्वायर, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A1 A2 यानी 1 इंटू 3 प्लस B1 B2 2 2 जा 4, C1 C2 6 2 जा 12। नीचे देखिए
इसका सम निकालिए, तो इसका सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो टोटल आपका बन जा रहा है 9। तो 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका सम कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 और यह 36 यानी आपका आ जा रहा है 49। यहाँ आपका बन जाएगा 49, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, आपका ऊपर में 19 आ जा रहा है और नीचे आपका आ जा रहा है इसका 3 इसका 721। तो भाई देखो वही आंसर आएगा। आंसर मतलब आप बहुत फास्ट इसको निकाल सकते हैं, मैं आपको इसको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब एग्जाम में जो भी आपके लिए शॉर्ट तरीका होगा, शॉर्ट मेथड होगा, उससे आप करने का इसको कोशिश करना, ठीक है जी। चलो अच्छा, अब इसके बाद देखो कुछ और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर देखो 13। अब भाई 13 को देखिए और बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब तो आपसे सारे ही क्वेश्चन बनने चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए कि अब क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत तरह का मैंने आपको तरीका बता दिया, लॉजिक बता दिया, ठीक है। अब तो भाई बिल्कुल बिंदास तरीके से बनना ही चाहिए। अब जितना फास्ट आप कर सकते हैं विद द एक्यूरेसी, क्योंकि देखो ये इजी पेपर होता है, तो ऐसे में आपको स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, ठीक है। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ करना नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है सब जगह, ऊपर तो ठीक है। तो नीचे का बस देख लो आपका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 5, 4 है, और यहाँ पे क्या है 1, 2 और -3 है, और आपको निकालना है एंगल। तो भाई बिल्कुल मोहब्बत से काम होगा, cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करो -12, ठीक है। मतलब ये हो गया A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये काम हो गया। नीचे अब आपको पहले इसका लेना होगा पूरा, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अच्छा, नीचे करने से पहले देख लीजिए ऊपर ही क्या हो रहा है, ऊपर ही कुछ गजब हो रहा है। क्या हो रहा है 10 2 12 12 -12 0, ये तो भाई cos थीटा 0 आ जा रहा है। cos थीटा 0 यानी थीटा क्या हो, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो नीचे वाला करने से पहले ऊपर जरूर देख लीजिएगा कि ऊपर अगर इस तरह का कुछ हलचल होता है जो बहुत जल्दी आपको दे देगा आंसर, तो आपको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जा रहा है। दोनों लाइन क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सिंपली A1 A2 B1 B2 C1 C2 ही आपका 0 आ जा रहा है। क्लियर है। तो बहुत ही आराम से होगा भाई, बिल्कुल फास्ट तरीके से, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्या है 14 नंबर है, बोलता है लाइंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन थोड़ा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था कि हर जगह आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वही है जो हम लोगों ने पढ़ा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दोनों लाइन दिया हुआ है ये आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो पहले आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कीजिए। तो देखो पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो भाई दिया हुआ है 6x - 2 दिया हुआ है, 3y + 1 दिया हुआ है और 2z - 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मोहब्बत से इसको और अच्छे से करो। कैसे, तो देखो यहाँ पे x जो होता है ना उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, चाहे x हो चाहे y हो चाहे z हो। तो x का कोएफिशिएंट को 1 करेंगे तो 6 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x - 2/6 यानी 1/3 इक्वल टू, यहाँ 3 को कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा y + 1/3, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा z - 1, ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको और प्यार से लिखिए, कैसे लिख सकते हैं, तो x - 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6 ऐसे लिख पाएंगे। इसको लिखेंगे y + 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग z - 1/2। क्लियर है, ठीक है। अब देखो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला रेशियो है। क्या है भाई, रेशियो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ना। तो रेशियो में रहे, ऐसा कहाँ होता है, इसको आपको एक जो है इंटीजर प्रोपोर्शन में करना पड़ेगा। मतलब रेशियो कैसा होगा, ऐसा होगा ना भाई 2 3 5 ऐसा हो सकता है, 1 3 2 ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो तरीका क्या है, चूंकि सारा रेशियो में है तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे सब आपका क्या हो जाए, लोवेस्ट इंटीजर आ जाए। तो तरीका ये है ना कि जो नीचे है बस उसको आप देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मोहब्बत से, ठीक है। नीचे कौन कौन है, तो नीचे एक 6 है एक 3 है, तो 3 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब आप सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मोहब्बत से, 6 6 6। तो अब क्या आ गया, देखो ये आपका आ जाएगा x - 1/3 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा इक्वल टू y + 1/3 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 हो जाएगा, और z - 1 यहाँ पे हो गया आपका 12। अब देखो अब इसका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1 2 12, बिल्कुल है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब बिल्कुल ये लोवेस्ट इंटीजर है आपस में इन प्रोपोर्शन। क्लियर है। तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो मिला, तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है भैया। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन तो नहीं है ना पूछेगा,
अगर अच्छा एग्जाम है तो, ठीक है। तो जहाँ ऐसा लाइन आ जाए ना, अब उसको थोड़ा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। अभी बिल्कुल देखो इस तरह का फॉर्म में आ गया है, ठीक है। ये तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ पे आपको आप डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा आसानी से। क्या मिल गया, 1, 2 और 12, तो इसका मिल गया। और ये तो अच्छा, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ पे भी इस 2 को नीचे होना चाहिए, इस 2 को नीचे होना चाहिए, इस 2 को नीचे कीजिए। जैसे इस 2 को मैं नीचे करूँगा तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं 2 को हटा देता हूँ, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका -3/2 आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब नीचे सिर्फ एक ही एलिमेंट 2 है, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 लैम्डा आ जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई करके देखना जैसे मैंने आपको बताया। तो अब जो आ रहा है वो आ रहा है 2 लैम्डा -3 और 0, ठीक है। तो एक डायरेक्शन रेशियो जो है मेरा वो क्या है, वो 1 to 12 है। इसको हम बोल देते हैं A1, B1, C1। और एक जो लाइन है उसका आपको मिल गया A2, B2 और C2। अब बोलता है ये दोनों परपेंडिकुलर है। क्या बोलता है, परपेंडिकुलर है। तो भाई अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। कर लीजिए। तो A1 1 है और A2 2 लैम्डा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस, ठीक है। B1 2 और B2 -3, तो 2 × -3 प्लस C1 आपका देख लो, ये C1 है ना जी, हाँ बढ़ा के लिख दे रही है, आपका C1 है, ठीक है। ये है A1, ये है B1, ये है C1, उधर आपका A2, B2, C2। तो C1 आपका 12 है, बट C2 आपका 0 है, तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, =0। तो फाइनली क्या आ गया, फाइनली हमारा यहाँ पे आ रहा है 2 लैम्डा -6 = 0, ठीक है। तो यानी कि 2 लैम्डा का वैल्यू हो गया 6 और लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, मोहब्बत से 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। तो इस तरह का अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा आपको अच्छे से काम करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, आप डेफिनेटली जीनियस पर्सन हैं और काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी बहुत कुछ है, कॉन्सेप्ट को आपको पूरा देखना है, और उसके बाद फिर जब मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा तो भी आपको मिस नहीं करना, 1 by 1 सारा कुछ कवर करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में बहुत सारा कंटेंट है फ्री में, जिसको आप यूज़ करके अपने मैथ को काफ़ी स्ट्रेंथ दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप पूरा कोर्स चाहते हो तो आप मेरे ऐप पे जा सकते हो, मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, MSc लर्न ऑनेस्टी, जो मेरा ऐप है वही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी है। ये आप इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ पे काफ़ी जेन्युइन प्राइस में आपको कोर्स मिलता है, PDF मिलता है, बहुत सारे मैंने प्रैक्टिसेस कराए हुए, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। वहाँ पे आप मेरे से डाउट पूछ पाओगे, आपको बहुत सारा PDF वगैरह से प्रैक्टिस करने का ही मौका मिलेगा। बहुत अच्छा उसका फीडबैक है, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।